चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे फलन क्या होता है। ठीक, तो फलन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके पहले आपने कार्तीय गुणन देख लिया था और संबंध देख लिया था कि रिलेशन क्या होता है। तो कार्तीय गुणन आपको पता है कि दो अगर सेट हमारे पास है या तीन सेट अगर हमारे पास है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो रिलेशन के डिफिनेशंस वगैरह हमने देखे थे और हमने ये जाना था कि जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वह कार्तीय गुणन का एक क्या होता है, उप समुच्चय होता है या सबसेट होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, जो आपकी बुक का ही डिफिनेशन है। उसके बाद हम इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे चर्चा करेंगे इसकी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक समुच्चय ए से बी का संबंध, कह रहा है कि एक समुच्चय ए से बी का संबंध मतलब किसी समुच्चय ए में जो एलिमेंट्स हैं और बी में जो एलिमेंट्स हैं, ए का रिलेशन किससे बनाया गया है, बी से बनाया गया है। यफ का यहाँ देखिए स्मॉल एफ का पूरे चैप्टर्स में स्मॉल एफ का मतलब क्या होगा, फलन से होगा। यफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक, कह रहा है कि अगर आपके पास ए और बी का कोई एक संबंध हो, कोई एक रिलेशन हो, तो उस रिलेशन को हम फलन कहते हैं। मतलब रिलेशन ही फलन होता है। रिलेशन फलन तभी हो सकता है जब यक्स में, या आप कहें अगर आपने ए इंटू बी किया है तो ए इंटू बी से जो आपको क्रमिक युग्म मिले हैं, मतलब यक्स कामा वाई अगर है, तो जो प्रथम घटक है, जो यक्स है, प्रथम घटक एक ही होना चाहिए, वह दो या तीन न होने पाए। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है कि समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। ठीक, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, कह रहा है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है, कोई क्रमिक युग्म है, तो उसमें एक का, अगर मान लीजिए ए का कोई एक एलिमेंट 1 है, ठीक, तो 1 का मैपिंग जो है, 1 का जो प्रतिबिंब है वह बी वाले में, सेट बी वाले में एक ही केवल होना चाहिए। जैसे 1,2 है तो 1,3 न होने पाए। ठीक है ना, हमने क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। अगर 1,2 है तो 1 का मैपिंग 2 से ही बस हो, 1 का मैपिंग 3 से ना होने पाए। अगर 1 का मैपिंग 3 से हो गया तो हम कहेंगे वो फलन नहीं है। ठीक है ना, बातें आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद कोई एग्जांपल लेके हम और चीजों को समझेंगे। आगे देखते हैं, यदि f a से b का फलन है तथा ए बी बिलोंग्स टू क्या है, f, ए बी बिलोंग्स टू क्या है, f, ए बी बिलोंग्स टू f, तो एफ ए बराबर बी, जहां बी को यफ के अंतर्गत ए का प्रतिबिंब और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ए से बी के फलन को सिंबल रूप में, ए से बी के फलन को सिंबल रूप में यफ सच दैट ए टू बी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई आपके पास फलन होगा तो उस फलन को हमेशा इंडिकेट करेंगे, ठीक, यफ ए टू बी। यहां पर यह जो सेट होगा, याद रखना है आपको, यहां पे भी सेट होगा, यहां पे भी सेट होगा। यह जो सेट होगा, यह सेट किसको दर्शाएगा, यह सेट प्रांत को बताता है। किसको बताता है, प्रांत को। ठीक है ना, प्रांत को बताता है, डोमेन को। ठीक, आपको पता है डोमेन या प्रांत क्या होता है। ठीक है ना, तो डोमेन मीन्स प्रांत ही होता है। अब देखिए, यह जो ए समुच्चय जो होगा, ए समुच्चय में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रांत होंगे, डोमेन होंगे। अच्छा, जो बी होगा, ठीक, जो बी होगा वह उस फलन का क्या होगा, सह प्रांत होगा। क्या होगा, सह प्रांत होगा। समझ में आ गया होगा आपको, बी क्या होगा आपका, सह प्रांत होगा, और ये क्या होगा, प्रांत होगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर परिसर कैसे मिलेगा, जो फंक्शन होगा वो फंक्शन डिसाइड करेगा कि उसका परिसर क्या है। ठीक है ना, आगे चलिए। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर मान लीजिए आपने अगर यफ B2C लिखा है, अगर B2C लिखा है, इसका मतलब जो B है वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रांत को, और C किसको इंडिकेट करेगा, ठीक है ना, तो वह सप्रांत को इंडिकेट करेगा। और आपको कहीं ना कहीं पता है कि जो सप्रांत होता है, जो परिसर होता है, परिसर इज द सबसेट ऑफ सहप्रांत। ये आपने पढ़ा था जब हमने रिलेशन आपको पढ़ाया था। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर चीजों को और समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपसे कहें कि जैसे एक हमारे पास रिलेशन है, इस रिलेशन में हमने 1,2 लिखा है, और मान लीजिए यहाँ पर 1,3 लिखा है। आपसे पूछा गया कि यह जो रिलेशन है, ठीक, बताइए फलन है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से,
यहाँ पर एक का मैपिंग किससे हुआ है 2 से, और एक का मैपिंग किससे हुआ है 3 से। अच्छा, इसको अगर हम इसका मैपिंग कराएं, अगर मैपिंग इसका कराएं तो देखिए यहाँ पर प्रथम घटक लिखे जाते हैं, यहाँ पर द्वितीय घटक लिखे जाते हैं, तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा। अच्छा, एक का मैपिंग किससे हुआ है 2 से, तो एक का मैपिंग 2 से हो गया। अच्छा, एक का मैपिंग किससे हुआ है 3 से, तो एक का मैपिंग किससे हो गया 3 से हो गया। जबकि डिफिनीशन में लिखा हुआ था कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, एक का प्रतिबिंब पूछा जाए तो आप कहेंगे 2 है, एक का प्रतिबिंब कौन है 3 है, तो यहाँ पर तो एक के प्रतिबिंब 2 हो गए, जबकि एक और केवल एक ही होना चाहिए। तो हम कहेंगे यह जो है यह एक रिलेशन है, यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना, यह फलन नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ लिखें कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है, एक रिलेशन यहाँ पर मान लीजिए 1,2, ठीक, और यहाँ मान लीजिए है 3,2, ठीक, 3,2, तो देखिए एक की मैपिंग किससे 2 से, 3 की मैपिंग किससे 2 से, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझाया सर 2 बार आ गया, तो रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है, इसके लिए, ठीक, जो प्रथम घटक है उसकी मैपिंग एक और केवल एक ही से ही होना चाहिए बी में, ठीक। तो एक की मैपिंग 2 से है, सही है। अच्छा, 3 की मैपिंग यहाँ पर 2 से है, ठीक। अब यहाँ पर y x कामा अगर y है तो y पर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, किस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक। तो अगर कोई चीज फलन होगी, कोई भी रिलेशन अगर फलन होगा तो फलन तभी हो सकता है जब आपका जो रिलेशन है, रिलेशन के जो प्रथम घटक है, रिलेशन के जो प्रथम घटक है, रिलेशन के जो प्रथम घटक है, या तो हम कहें रिलेशन के जो प्रथम घटक हैं वह दोबारा न आने पाए, ठीक है। ऐसे भी तो चीजें कही जा सकती हैं, ठीक, कि जो सर रिलेशन हमारा है, रिलेशन में हमें अगर ये नोटिस करें कि जो हमारा प्रथम घटक है, ठीक, अगर यहाँ पर एक आया तो आगे आप देखते चलिए कहीं पर एक दिखा, ठीक, प्रथम घटक में अगर दिख गया तो इसका मतलब वह आपका फंक्शन नहीं होगा, केवल रिलेशन होगा। अच्छा, तब चीजें यहाँ से ये बन जाती हैं कि इसका मतलब सर सभी फलन संबंध होते हैं लेकिन सभी संबंध फलन नहीं होते, ठीक है ना, मतलब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि वह जो रिलेशन है फलन बनने के लिए जो फलन की कंडीशन होती है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करता है तब वो फलन बनेगा, अगर नहीं करता तब वो फलन नहीं बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर टोटल पढ़ने के बाद चीजें ये समझ में आ गई आपको कि अगर हमारे पास किसी फलन को अगर लिखने का तरीका क्या होता है, एफ और यहाँ पे कोलन सच दैट ए टू बी, और एक किसको दर्शाता है प्रांत को, और बी किसको दर्शाता है, ठीक, तो यह सहप्रांत को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, करें कि निम्नलिखित संबंध फलन है या नहीं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित जो फलन है वह फलन है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। तो आप प्रथम घटक को देखिए, यहाँ पे 2 दिखा, यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे 4 दिखा, यहाँ पे 6 दिखा, इसका मतलब ये है फलन। अच्छा, यहाँ पे 3 दिखा, यहाँ पे भी 3 दिख गया, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक। यहाँ पे 1 दिखा, यहाँ पे 1 दिखा, एक यहाँ पर भी दिखा, एक यहाँ पर भी दिखा, इसका मतलब यह भी नहीं है, ठीक है ना। बोलिए, इसको तो हमने ऐसे ही कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, आपका कि जो प्रथम घटक हैं, अब देखिए यहाँ पर इससे देखते हैं कि 2 का मैपिंग 1 से, 3 का मैपिंग 4 से, अच्छा 4 का मैपिंग 5 से, 6 का मैपिंग 7 से है। किसी भी प्रथम घटक का मैपिंग 2 एलिमेंट से नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए 3 का मैपिंग 5 से, 3 का मैपिंग 6 से, 3 का मैपिंग 5 से और 3 का मैपिंग 6 से भी हो गया, जबकि कहा जाता है कि ए में जो अवयव हैं प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। तो बताइए 3 का प्रतिबिंब 5 भी है, 3 का प्रतिबिंब क्या है 6 भी है, तो ये आपका फलन नहीं होगा, ठीक। या तो आप पहले ही देख लिए प्रथम घटक में अगर कोई रिपीट कर गया तो फलन नहीं होगा, अगर नहीं किया तो आपका फलन होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि एफ सच दैट n to n हो और fx इक्वल टू 2x+3 हो, जहां n प्राकृतिक संख्या है। कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर, दैट मीन प्राकृतिक संख्या। आपको याद रखना है कि सेट में आपने चीजें देखी थी कि कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को, ठीक। कैपिटल N कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब समझिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। अच्छा, कैपिटल R कहीं लिखा है, कैपिटल R का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, तो वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बताता है अगर कैपिटल R कहीं पे लिखा। अच्छा, कैपिटल Z कहीं पे लिखा है, कैपिटल Z कहीं पे लिखा है तो पूर्णांकों के समुच्चय को बताता है, इंटीजर्स के समुच्चय को बताता है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब यहाँ पर आपको दिया है कि हमारा जो फंक्शन है उसका प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, उसका सह प्रांत भी क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, प्रांत अगर नेचुरल नंबर है इसका मतलब उस फलन में हम जो प्रांत रखेंगे, अब जो x, y है तो बताइए जो x होता है वही क्या होता है, आपका प्रांत होता है। इसका मतलब x का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। अच्छा,
तो सह प्रांत से बताइए आपको क्या मिलता है, सह प्रांत से आपको परिसर मिलेगा, ठीक, क्योंकि परिसर जो होता है सबसेट होता है किसका, सह प्रांत का। तो इसका मतलब कि हमारा जो परिसर होगा वह भी नेचुरल नंबर का कहीं ना कहीं सेट होगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो प्राकृतिक संख्या है, आगे कह रहा है तो निम्न के मान बताएं। पहला यहाँ पर F3, तो F3 तो फलन में बताइए एक्स का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला, फलन में एक्स का वैल्यू 3 मिला। तो देखिए ये 3 है, तो बताइए अगर fx इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन है 2x प्लस 3, तो बताइए x क्या है, तो यहाँ पर बताइए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अच्छा fx को आप y भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि fx ही हाइट होगी फलन की, और y भी क्या होगा आपका, हाइट ही होगा। तो y लिखें या fx लिखें, तो देखिए ध्यान से, अब आपको पता है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो हमेशा इसके निर्देशांक को x y लिखा जाता है। तो x आपका प्रांत होगा, y क्या होगा, परिसर होगा, ठीक है ना, परिसर होगा। अब देखिए, तो यहाँ पर F3 x का वैल्यू आपको कितना पुट करना है, 3। तो पहले एक बार आप देख लीजिए कि जो फलन है, फलन तो परिभाषित है कि उसका प्रांत जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 अगर है तो बताइए 3 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, इसका मतलब इस फलन में हम 3 पुट कर सकते हैं। तो F3 की हमको वैल्यू चाहिए, तो F3 इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3 2 3 6 हो गया, प्लस में 3 हो गया, तो आंसर कितना मिला, 6 3 9। तो यहाँ पर आंसर आपका कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक। आगे चलिए, अच्छा अगला चाहिए F1.5, तो बताइए x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1.5। अच्छा क्या बताइए 1.5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि इसका प्रांत हमेशा नेचुरल नंबर यहाँ पे डिसाइड है, ठीक। तो नेचुरल नंबर होता है कि नहीं होता, नेचुरल नंबर नहीं होता, इसका मतलब हम कहेंगे 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे F1.5 का मान यहाँ पर निकाला नहीं जा सकता, ठीक है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, यहाँ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, क्योंकि आपका जो फलन है उसका प्रांत नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। आपको पता है कि आप 1.5 रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो प्रांत है, डोमेन है, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही कंसिडर करना है, ठीक है ना, नेचुरल नंबर ही कंडीशन करना है। तो आपकी जो बात है, आपका जो क्वेश्चन है वह यहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो गया, यहीं पर प्रतिबंधित हो गया, तो आगे हम प्रोसीड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। अच्छा अगला है अब 10, तो आपने 10 देखा, आपने कहा सर 10, तो 10 जो प्रांत है वो तो नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस है, ठीक। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10 कितना हो गया, 2 इंटू 10 प्लस में कितना 3, तो 2 दहम 20 और 20 3 कितना हो गया 23। तो आंसर आपको कितना मिल गया, 23 मिल गया, ठीक। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है। डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर, और को डोमेन का मतलब क्या होता है, सह प्रांत, ठीक। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ फलन और उनके आलेख, कुछ फलन और उनके आलेख। आपको ध्यान देना है कि आप यहीं पर ग्राफ वगैरह सीख लेंगे, फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे हम ये चर्चा करेंगे कि किसी भी फलन का प्रांत और परिसर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आप क्लास 12th में बहुत अच्छा कर पाएंगे परफॉर्मेंस, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर कुछ फलन और उनके आलेख, यहाँ पर आपको याद ही होना चाहिए कि अगर ये फलन है तो इसका ग्राफ ऐसे फ्रेम होता है, ऐसे बनता है। अब यहाँ पर पहला ग्राफ है तत्समक फलन, ठीक, तत्समक फलन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी का मतलब है कि आप यूनिक हैं, अकेले हैं संसार में। अगर आपके जैसा कोई हो गया तो बताइए क्या आप आइडेंटिटी होंगे, ठीक, आप एक यूनिक पर्सन होंगे, नहीं होंगे, ठीक। तो इसलिए तो आपका जो आइडेंटिटी होता है, ठीक, जैसे आधार कार्ड वगैरह होगा, वोटर आईडी हो गया, ठीक, तो चीजें इसलिए कही जाती हैं कि आपके आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है केवल वही हो। अब यहाँ पर पहला हमारा जो फलन है तत्समक फलन, और इसका हम ग्राफ भी बनाएंगे। तो तत्समक फलन, तो fx को हम y भी कहते हैं, तो fx इक्वल टू x है, x को हम y भी लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हमारे पास एक फंक्शन मिल गया y इक्वल टू कितना, x, y इक्वल टू x। अच्छा y इक्वल टू x का ग्राफ आप लोग बहुत बनाए होंगे, तो देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ हमने इस तरीके से प्लॉट किया यहाँ पर, y इक्वल टू x। अच्छा किसी भी y इक्वल टू x, तो बताइए x का पावर कितना है, 1 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, रेखी बनेगा। आप याद रखें कि किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी व्यंजक में x का मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, उसका ग्राफ हमेशा रेखा बनेगा, एक लीनियर ग्राफ होगा। तो अब यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ हो गया,
ठीक। अब देखिए ध्यान से y इक्वल टू एक्स, तो बताइए x का वैल्यू आप अगर एक इनपुट कराएंगे तो y भी आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। अच्छा, दो आपने यूनिट इनपुट कराया तो आपको दो ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आप दे रहे हैं आपको वही आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। ठीक, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है, खोई नहीं। ठीक, अगर आपने दो दिया तो भाई आपको दो दिया, तीन दिया तो आपने तीन उसको तो उसने भी तीन दिया, आपने 4.5 दिया तो उसने भी आपको 4.5 दिया, -2 आपने दिया तो भी -2 दिया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन कौन है, तो y इक्वल टू एक्स है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, y क्या है, y इक्वल टू एक्स है। अच्छा, तो अगर हम कहें कि अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसका डोमेन और हमको रेंज बता दीजिए। डोमेन और रेंज क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब डोमेन में आप क्या कर सकते हैं, सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक, इसके डोमेन में x की वैल्यू, तो यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, आप x की वैल्यू कोई भी इनपुट करा दीजिए। तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि x की जितनी टोटल वैल्यू होती है हम सभी इनपुट करा सकते हैं। तो आप सभी अगर इनपुट कराएंगे तो बताइए सभी वैल्यू क्या होंगी, रियल वैल्यू होंगी। ठीक, वास्तविक संख्या होंगी। तो ये रियल वैल्यूड आप सभी इनपुट कराएंगे तो आपको हमेशा तो रियल वैल्यूड वही वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब इसका जो डोमेन है, अगर यहाँ पर f सच दैट, यहाँ पे r का मतलब यहाँ पे r का, तो ये क्या है, रियल वैल्यू। और यहाँ पे एक ऐसा प्रांत है, तो हम आपसे पूछे कि बताइए इसका प्रांत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका प्रांत, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो इसका प्रांत तो कैपिटल R ही होगा, सभी रियल वैल्यू होंगी। अच्छा, अगर आपसे पूछे परिसर, ठीक, परिसर इसका क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो परिसर होगा हम जो रखेंगे वही पाएंगे, इसका मतलब वास्तविक संख्या ही होगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका प्रांत परिसर के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक, मतलब जितना प्रांत उतना परिसर, जितना प्रांत उतना परिसर। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर आपको आगे चल के कभी भी लाइफ में मान लीजिए रोस्टर रूप में मिल जाए या सेट बिल्डर फार्म मिल जाए, ठीक है ना, या मैपिंग में मिल जाए कि जो उसका प्रांत है वही उसका परिसर है। ठीक, क्योंकि इसका हम अपोजिट भी तो मीनिंग निकाल सकते हैं। जो उसका प्रांत है अगर वही उसका परिसर आता है तो हम ऐसे फलन को कौन सा फलन कहेंगे, तत्समक फलन। ठीक है ना, कौन सा फलन कहेंगे, तत्समक फलन।